हेलो स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे आपके लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप आज इसकी सेकंड वीडियोस देख रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमको जानना चाहिए। हमने बहुत से वर्धी जनन अंग के विषय में पढ़ा, जिसके द्वारा प्लांट अलैंगिक जनन करते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्धी जनन अंग कंद के रूप में पाया जाता है, जिसके द्वारा वह अलैंगिक जनन करते हैं। कंद क्या होता है? कंद एक भूमिगत तना होता है, जिसका उदाहरण है आलू। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना अलैंगिक जनन सल्क कंद यानी बल्ब के द्वारा करते हैं, जैसे प्याज है। हम बल्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं, नीचे से पतला होता है, ऊपर गोल होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी प्लांट का कोई आकार इस टाइप का होता है, बल्ब के आकार का होता है, तो हम उससे कहते हैं बल्ब कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो होती है बल्ब के आकार की होती है, और बल्ब को हिंदी में कहते हैं सल्ककंद। अर्थात प्याज में जो वर्धी जनन अंग है वह क्या है? सल्ककंद है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक हम जलकुंभी को कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एकॉर्निया क्रेप्सिस। एकॉर्निया क्रेप्सिस जो होता है उससे हम जलकुंभी भी कहते हैं, और जलकुंभी जो होता है उसे हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, आज हम ये जानेंगे। क्या हुआ कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं सफेद होते हैं या मनमोहक होते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि बंगाल की झीलों में या तालाबों में जलकुंभियों को लगवाया, ताकि उन झीलों की, उन तालाबों की सुंदरता बढ़े। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा कि पूरे तालाब में और पूरे झील में जलकुंभी अपना विस्तार करती हुई चली गई, जिसके कारण जो भी बरसात का पानी गिरता था वह तालाब में या झीलों में ना जाकर संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता था, क्योंकि जलकुंभी होने से संपूर्ण तालाब या संपूर्ण झीलें उथली हो चुकी थीं। तो वहां पे सरकार ने क्या किया, इन जलकुंभियों को कटवाना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे जितने पार्ट उसके कटे, उतने ही पार्ट से नई नई जलकुंभियों का निर्माण हुआ, जिसके कारण जलकुंभियों की संख्याओं में वृद्धि होती चली गई। तो जैसे हम लोग तमाम पौराणिक कथाएं देखते हैं, तमाम वीडियोस देखते हैं, जैसे आप लोगों ने एक राक्षस का नाम सुना होगा जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज की यह कहानी थी कि उसके रक्त का बूंद जहां पर गिरता था, वहां से एक नए रक्तबीज नामक राक्षस की उत्पत्ति होती थी। तो सेम कंडीशन जलकुंभी की है कि जलकुंभी के जितने पार्ट हम काटते हैं, उतने प्रत्येक पार्ट से एक नई जलकुंभी प्लांट का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया बंगाल में ज्यादा देखने को मिली। वहां पे देखा गया कि तालाबों में, झीलों में जलकुंभी के जितने भी पार्ट काटे गए, सबने अपनी वृद्धि और विकास करके संपूर्ण क्षेत्र को घेर लिया, जिसके कारण तालाब और झीलें वहां की उथली हो गई। जो भी बरसात का पानी आता था वह तालाब या झील के अंदर ना प्रवेश करके वह संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता था। और दूसरा इफेक्ट इस जलकुंभी का यह पड़ा कि ये जलकुंभी जो होती है, ये झील और तालाब को ऊपर से पूर्णतः कवर कर लेती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश या वायुमंडल की ऑक्सीजन जल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। प्रकाश के अंदर न जा पाने के कारण जो जलीय पौधे होते थे वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते थे, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, और कम होने के कारण जलीय जंतुओं की वहां पर मृत्यु होने लगी। तो कई कारण थे जिसके कारण हम जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। पौधे का वह भाग हम जानेंगे जहां से नए पौधों का निर्माण होता है। तो पौधे का वह भाग जहां से नए पौधों का निर्माण होता है उसे हम नोड कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कहां से पौधे का कौन सा वह भाग है जहां से नए पौधे का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नए पौधे का निर्माण पौधे के उस भाग से होता है जिसे हम नोड कहते हैं। नोड होता क्या है? हम लोग देखते हैं कि प्लांट का जो स्टेम होता है यानी तना होता है वहां, और उस तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे हम नोड कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पौधे के तने पर पाया जाने वाला वह भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। आप लोग किसी भी प्लांट के स्टेम में देख सकते हैं, जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे हम नोड कहते हैं। और यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहां पर अगर हम इसको स्टेम मान लें, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां से पत्तियां निकल रही हैं, तो ये क्या है? आपका नोड है। उसके बाद आते हैं कि क्या है? इंटरनोड। दो नोड के मध्य का स्थान जो होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए एक स्टेम है, ऊपर नोड है नीचे नोड है, तो बीच का स्थान जो है इंटर नोड कहलाता है। जब यह नोड जो होता है नम मिट्टी या जल के संपर्क में आता है तो नए पौधे का निर्माण करता है। यानी जब हम नोड को किसी नम मिट्टी से संपर्क कराते हैं या जल से संपर्क कराते हैं तो नए पौधों का निर्माण होता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म की अगर पत्तियों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पे नोड पाया जाता है, जो कि ज्यों ही नमी या नम युक्त मिट्टी या जल के संपर्क में आता है तो यहाँ से नए प्लांटों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नोड का प्रयोग करके या वर्धी अंगों का प्रयोग करके बहुत से बागवान जो होते हैं, जो बगीचे की देखभाल करते हैं, अधिकतम मात्रा में प्लांटों को उत्पन्न करते हैं, जो कि उनके व्यवसाय का एक आधार बनता है। तो अभी हम लोग अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हमको ये भी जानना चाहिए कि कुछ हायर प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन के अलावा लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अब ये अलैंगिक जनन कब पाया जाएगा और लैंगिक जनन कब पाया जाएगा? जब फेवरेबल कंडीशन होती है। कुछ ऐसे हायर प्लांट पाए जाते हैं जिनमें जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में लैंगिक जनन पाया जाता है। ऐसे हायर प्लांट क्या करते हैं, जब उनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस परिस्थिति में वो अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लैंगिक जनन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। उसका कारण ये होता है कि लैंगिक जनन से विभिन्नताएं आती हैं। यदि आप लोग लैंगिक जनन को देखें तो आप देखते हैं कि लैंगिक जनन तभी होता है जब दो गैमीट आपस में मिलते हैं। तो गैमीट्स एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वे आपस में मिलते हैं और एक ऐसी ऑफ स्प्रिंग यानी संतान का निर्माण करते हैं जिनका गुण अपने माता पिता से सर्वाधिक भिन्न होता है, क्योंकि वो जो गुण आता है कुछ अपने माता से आता है, कुछ अपने पिता से आता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं उनका गुण अपने माता पिता के ही समान होता है, एकदम इक्वल होता है, वहां पे वेरिएशन नहीं हम देख सकते हैं। अगर हमको माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में समान रूप से देखना है तो हम अलैंगिक जनन में देख सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है वह विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है, इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। एक चीज और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बात ये आती है कभी कभी कि क्या अलैंगिक जनन में गैमीट बनता है कि नहीं बनता है। तो बहुत सी किताबों में दिया गया है कि अलैंगिक जनन में गैमीट बनता है। चलिए ये सत्य होता है, लेकिन अंतर तब क्या है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में गैमीट फ्यूजन होता है, गैमीट का निर्माण होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण नहीं होता, स्पोर इत्यादि के द्वारा उसमें जनन होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अलैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण होता है लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होता है। आप लोग अलैंगिक जनन में काफी हायर प्लांट ऐसे हैं जिनमें गैमीट का निर्माण तो होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है। यदि अलैंगिक जनन में गैमीट बन रहा है तो बनेगा, लेकिन उसमें गैमीट का फ्यूजन यानी वहां पे गैमीट आपस में मिलते नहीं है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं पार्थोजेनेसिस, जिसे कहते हैं अछूती वंश वृद्धि। अछूती वंश वृद्धि का मतलब होता है कि कोई एग है, कोई अंडा है और बिना निषेचन के संतान में बदल जाए। पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी एग है वह बिना निषेचन के संतान में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। यानी पार्थोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एग जो है बिना निषेचन के संतान में बदल जाता है। निषेचन हम किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं कि एग जो होता है बिना निषेचित ही क्या होता है, वो संतान में बदल जाता है। यह प्रक्रिया हमको मधुमक्खी या लिजार्ड में देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। हम लोग देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक भाग लेते हैं और यह निश्चित होता है। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक भाग लेते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें कि अलैंगिक जनन में
युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी गैमिट का निर्माण नहीं होता है। लेकिन हमने बताया यदि कहीं कहीं पर गैमिट बन रहा है तो उसका फ्यूजन नहीं होता है। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तीसरी चीज, अलैंगिक जनन में अगर हम लोग देखें तो संतान जो होती है वो अपने जनक के समान होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, उसका सिंगल डीएनए ही दो पार्टों में डिवाइड होता है, इसीलिए उससे बनने वाली जो संतान होती है अपने जनक के समान होती है। जैसा हमने बताया था क्लोन, तो अलैंगिक जनन में जो भी संतानें बनती हैं क्लोन होती हैं जो अपने जनक के समान होती हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो संतानें बनेंगी वे अपने जनक से भिन्न होती हैं, क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो अलग अलग जनक भाग लेते हैं, जो अलग अलग युग्मक भाग लेते हैं, जिसके कारण उनकी संतानों में वेरिएशन, विभिन्नताएं आती हैं। अगला पॉइंट अगर हम अलैंगिक जनन में देखें तो हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा हम कम समय में ज्यादा प्लांटों की उत्पत्ति कर सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन जो है इसमें अधिक समय लगता है, काफी समय लगता है नए जीव की उत्पत्ति में। अगला पॉइंट अगर हम देखें अलैंगिक जनन में तो हम लोग देखते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है वह समसूत्री विधि के द्वारा होता है। हाँ, किस विधि के द्वारा? समसूत्री विधि के द्वारा। इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन समसूत्री विधि के द्वारा होता है, लेकिन लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विधि के द्वारा होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे केचुआ है, केचुए को हम लोग देखते हैं कि केचुए का शरीर या एस्कैरिस का जो शरीर होता है उसमें नर और मादा जननांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि केचुए में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है। तो आपको बता दें कि केचुए में लैंगिक जनन होता है, उसमें भी वेरिएशन आता है, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, गैमेट्स बनते हैं और जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा एक जीन दूसरे जीन के गैमेट पे, दूसरा जीन पहले गैमेट के जीन पे प्रवेश करता है, जिसके कारण उनमें भी विभिन्नताएं आती हैं। तो हम लोग यहाँ पर केचुए या स्कैरिस को, केचुए या स्कैरिस को अपवाद के रूप में लेंगे। इनको हमको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए केचुए या स्कैरिस में कौन सा जनन होता है तो हम लोग कह सकते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनका प्रयोग जो होता है हमारी बायोलॉजी में होता है। ये वर्ड्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे सामने जिसका हमको कोई मतलब नहीं पता चलता है, तो यहाँ पर हम उन वर्डों का मतलब जान लेते हैं कि इन वर्डों का क्या मतलब होता है, ये वर्ड कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी कहाँ पे प्रयोग की जाती है। जैसा पहले शब्द है एपोमिक्सिस, पहला शब्द क्या है? एपोमिक्सिस। अगर एपोमिक्सिस का कहीं पर भी नाम लिया जा रहा है तो उसका मतलब है अलैंगिक जनन। एपोमिक्सिस अगर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर क्या मतलब होता है? अलैंगिक जनन। नंबर 2, यदि कहीं पर एम्फीमिक्सिस शब्द का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? एम्फीमिक्सिस शब्द का प्रयोग हो तो उसका मतलब होता है लैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन को यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। तीसरी चीज है रैमेट्स। रैमेट्स क्या होता है? जैसे अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो भी संतानें बनती हैं वो अपने पेरेंट्स के एकदम इक्वल होती हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तो अगर कहीं पर क्लोनों का समूह है, एक ग्रुप है, तो उन ग्रुप में से एक क्लोन को हम क्या कहेंगे? रैमेट्स कहते हैं। तो किसी एक क्लोन जीव को हम लोग क्या कहते हैं? रैमेट्स कहते हैं। जैसे तमाम क्लोन्स का ग्रुप है, उसमें से एक क्लोन को अगर हमको कुछ कहना है तो हम उसे क्या कह देंगे? रैमेट्स कह देंगे। चौथा चीज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। कभी कभी अलैंगिक जनन को हम यूनिपेरेंटियल भी कहते हैं। यूनिपेरेंटियल का मतलब होता है एक जनकीय, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन को हम यूनिपेरेंटियल भी कह सकते हैं, यानी एक जनकीय कह सकते हैं। पांचवा वर्ड आता है सोमैटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन
यानी सोमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का नाम हम लोग कहाँ पर ले सकते हैं? जैसे कोई प्लांट है या लीफ है, उसकी कोशिका से किसी नए प्लांट का निर्माण हो। जैसे आपका कोई प्लांट है या लीफ है, उसकी किसी भी कोशिका से नए प्लांट का निर्माण हो। जैसे आप ब्राइफिलम में देखिए या किसी भी चीज में देखिए, किसी भी प्लांट में देखिए, यदि किसी प्लांट या लीफ की किसी भी कोशिका से नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो उस प्रकार का जो जनन होगा उसे हम सोमेटोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात सोमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि प्लांट या लीफ की किसी भी कोशिका से नए जीव की उत्पत्ति का होना, इसे हम कहते हैं सोमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। यहाँ पे और भी हम कई प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियां देख सकते हैं। जैसे कटिंग। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम तने को हम लोग काट लेते हैं। कोई भी प्लांट होता है, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसके तने को काट लेते हैं। और दूसरा चीज क्या करते हैं कि कटे हुए तने को नम मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं। कटिंग में सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, तने को काटेंगे और कटे हुए तने को नम मिट्टी के संपर्क में ले आएंगे और उसी तने से नई नई पत्तियां निकलती हैं और नए प्लांट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हम लोग मैंगो यानी आम में, गौ यानी अमरूद में और लीची में कर सकते हैं। यानी एक बार और देखिए, एक बार रिकॉल करते हैं कटिंग को कि कटिंग क्या है। कटिंग में क्या किया जाता है, सर्वप्रथम तने को काट लेते हैं और कटे हुए तने को हम मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं, जिससे नई नई पत्तियां निकलती हैं, नए प्लांट का निर्माण होता है। अब इसका एग्जाम्पल है मैंगो यानी आम है, गौ यानी अमरूद है और लीची है। दूसरी विधि है लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या किया जाता है कि तने को झुकाकर नम मिट्टी के संपर्क में ले आया जाता है। जैसे कोई प्लांट है, हम उसके तने को झुका लेते हैं, बेंड कर लेते हैं और बेंड करके नम मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है और इसका तना है, तो हम तने को क्या किए, नम मिट्टी के संपर्क में ले आए। और जब हम क्या करते हैं, तने को नम मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं, तो जैसे ही इस दबे हुए यानी मिट्टी में दबे हुए तने में जब ही जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं, हम इस जड़ वाले भाग को क्या करते हैं, काट लेते हैं और काट कर इसको अलग से लगा लेते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लेयरिंग को। लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि तने को झुकाकर नम मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं, यानी तने को हम लोग झुकाएंगे और नम मिट्टी के संपर्क में ले आएंगे और जो ही झुके हुए और मिट्टी में दबे हुए भाग में जड़ें आने लगती हैं, उस भाग को हम काट लेते हैं, जड़ वाले भाग को हम काट लेते हैं, उसको अलग कहीं ले जाकर लगाते हैं, तो नए प्लांट का निर्माण होता है। जैसे नींबू हो गया यानी लेमन हो गया, रोज यानी गुलाब हो गया और जैस्मिन हो गया। यहाँ पे अगली देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि सर्वप्रथम हम तने को काटते हैं। हम तने को क्या करेंगे, काट लेंगे और उस कटे हुए तने को किसी मजबूत तने में ग्राफ्टिंग वैक्स के द्वारा जोड़ लेंगे। वैक्स मतलब होता है मोम। तो ग्राफ्टिंग वैक्स आता है तो उसको क्या करते हैं, हम कटे हुए तने को किसी मजबूत तने से जोड़ लेते हैं। तो एक बार और रिकॉल करते हैं ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, तने को काटेंगे, कटे हुए तने को ग्राफ्टिंग वैक्स के द्वारा हम किसी मजबूत तने से जोड़ देते हैं। अब यह प्रक्रिया किसमें किसमें हो सकती है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे सेब है, तरबूज है। अगली प्रक्रिया है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या है, ये कैसे की जाती है, तो हम लोग ध्यान दें कि नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं कि तने पे हल्का चीरा लगाते हैं। मतलब तने पे हल्का चीरा लगाएंगे ताकि वह अपने मुख्य तने से अलग ना हो। यानी हम लोग क्या करेंगे, हल्का चीरा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लिया स्टेम है तो बीच से क्या करेंगे, हल्का सा चीरा लगा के इसको पतला कर देंगे। यानी ये भाग अलग नहीं होना चाहिए, हल्का सा चीरा लगाते हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या है, तने पे हम हल्का सा चीरा लगाएंगे तथा टूथपिक के द्वारा, टूथपिक एक वस्तु होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि ऐसे बीच में लगा देते हैं ताकि ये जो छीला हुआ भाग है यानी जो चीरा लगाया हुआ भाग है वो मुख्य तने से अलग हो। मुख्य तने से क्या हो, अलग हो। अलग का मतलब ये नहीं कि ये संपूर्ण अलग हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है ना। नंबर 2 क्या करते हैं, कटे तने पर मांस और प्लास्टिक को बांध देते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मांस और प्लास्टिक को बांध देंगे और जो ही यहाँ पे जड़ आने लगती है हम क्या करते हैं, तने को
काट लेते हैं और जड़ वाले तने को ले जाकर कहीं और रोपित कर देते हैं, जिससे नए प्लांट का निर्माण होता है। तो एक बार हम और क्या करेंगे, एयर लेयरिंग को रिकॉल करेंगे कि पहला काम करेंगे, तने पे हल्का सा चीरा लगाएंगे, टूथ पिक के द्वारा उसको अलग करेंगे। नंबर 2, इस पे मांस और प्लास्टिक लगाएंगे और जो ही इस चीरे लगाए हुए तने में जड़ें निकलने लगती हैं, इस भाग को हम लोग काट कर कहीं अन्य जगह पर रोपित करते हैं, जिससे नए प्लांट का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं, या कौन सा ऐसी घटना है, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे सकते हैं। तो पहली चीज है कि जिसमें अलग अलग गैमीट भाग लेते हो। अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में, किसी भी जनन में अलग अलग गैमीट, अलग अलग युग्मक भाग ले रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 है कि एक ही जीव हो। एक ही जीव का मतलब क्या है, जैसे केचुआ है, केचुआ है वह एक ही जीव है, लेकिन उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जा रहा है। आप यहां पर एक ही जीव को लेकर कंफ्यूज ना हो। एक ही जीव का मतलब है जैसे कोई कह सकते हैं दो लिंगी प्राणी है, जैसे केचुआ है, तो केचुआ कैसा दो लिंगी प्राणी है, लेकिन एक ही जीव है। वो जीव एक है लेकिन वो दो लिंगी प्राणी है, अर्थात उसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जा रहे हों, तो ये सेक्शंस में आ गया। तीसरी चीज क्या है कि अलग अलग लिंग वाले जीव हो, जैसे मनुष्य है, उसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो अगर इस प्रकार से तीनों पॉइंट में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें से कोई भी बात अगर आपके सामने प्रेजेंट होती है, तो जान लीजिए वहां पे जो जनन होगा उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक बार और रिकॉल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि क्या क्या चीजें हों, क्या क्या इवेंट्स हों जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे सकते हैं। तो नंबर 1 है जिसमें अलग अलग गैमिट भाग लें, यानी अलग अलग गैमिट का मतलब क्या है, एक मेल गैमिट हो और एक फीमेल गैमिट हो, दो गैमिट भाग लें। दूसरा क्या है, एक ही जीव। एक ही जीव का मतलब जीव एक हो लेकिन उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो, जैसे केचुआ है, तो ये भी मतलब केचुए में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बताया गया है। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग लिंग वाले हों, अलग अलग लिंग वाले हों, यानी जैसे नर और मादा हो, जैसे मनुष्य में होता है नर व मादा अलग अलग होता है। तो ये तीन चीजें, यानी अलग अलग गैमिट बने, या एक ही जीव हो जैसे केचुआ, या अलग अलग लिंग वाले जीव हो जैसे नर और मादा, ये आपस में पार्टिसिपेट करें रिप्रोडक्शन में, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जिनका मतलब हमको जानना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। जैसे अगर कहीं पर कोई शब्द आता है आइसोगैमिट, आइसो का मतलब होता है समान और गैमिट का मतलब होता है युग्मक, यानी जब दोनों गैमिट समान हो तो इस प्रकार के गैमिट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमिट कह देते हैं। आइसोगैमिट कहां किसको कहेंगे, जब दोनों गैमिट समान हो तो वहां पर हम कहते हैं आइसोगैमिट। आइसो का मतलब समान, गैमिट मतलब युग्मक। जब दोनों युग्मक समान हो तो उसके लिए हम वर्ड का उपयोग करते हैं, दैट इज आइसोगैमिट। दूसरा चीज है एन आइसोगैमिट, एन लग गया तो अर्थात यहां पर दोनों गैमिट जो है असमान है। दोनों गैमिट क्या है, असमान है, ठीक ना। एक कह सकते हैं एक चलनशील है, एक चलनशील नहीं है, एक बहुत एक्टिव है, एक एक्टिव नहीं है, या एक बड़ा है या एक छोटा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग बड़े और छोटे की बात करेंगे, सॉरी। एनाइसोगैमिट में जब दोनों क्या हो, असमान हो, यानी एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, एन आइसोगैमिट। एन आइसोगैमिट का मतलब जब दोनों गैमिट असमान हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो। तीसरा टर्म आता है मोनोसियस। मोनोसियस, कहीं कहीं वर्ड यूज होता है मोनोसियस, ये किसके लिए यूज होता है, बाइसेक्सुअल प्राणियों के लिए। बाइसेक्सुअल का मतलब दो लिंगी प्राणी जिनमें मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक ही जीव बनते हो,
ऐसे प्राणियों को हम नाम देते मोनोसियस। जैसे केचुआ में, केचुए में क्या होता है, नर और कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमीट एक ही जीव के अंदर बनता है, इसलिए हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, मोनोसियस। तो मोनोसियस का उदाहरण क्या हो गया आपका, केचुआ हो गया। केचुआ कैसा है, दो लिंगी प्राणी है, अर्थात केचुआ जो होता है वो मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब यह है जिसमें मेल व फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हो। फिर अगला टर्म आता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस, या डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। तो डायोसियस किस प्राणी को कहते हैं, जिनमें मेल व फीमेल गैमेट अलग अलग बनता हो। जैसे मनुष्य है, उनमें मेल गैमेट अलग बनता है, फीमेल गैमेट अलग बनता है। तो मनुष्य कैसा प्राणी हो गया, डायोसियस हो गया। और डायोसियस शब्द किसके लिए उपयोग होता है, यूनिसेक्सुअल के लिए, एक लिंगी प्राणी के लिए होता है। एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है जब मेल व फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं तो उसमें